नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमलों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल की। ब्रिटेन में इन दिनों तेजी से ईसाइयों की घट रही है जनसंख्या और उसके पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और चीन में कोरोना की जीरो नीतियों की भी बात आज होगी और तो और भारत की अध्यक्षता में G20 के आयोजन की भी बात होगी। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। बुखारेस्ट में नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। यूक्रेन हमले के मद्देनजर मालडोवा, जॉर्जिया और बोस्निया के साथ खड़े रहने की जताई प्रतिबद्धता। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति मिलती रहेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जताई फिनलैंड और स्वीडन के जल्द ही नाटो में शामिल होने की उम्मीद। तुर्की ने कहा दोनों देशों को अभी बहुत कुछ करना है बाकी। रूस ने कहा फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से आर्कटिक क्षेत्र का सैन्यकरण होगा तेज। चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगझू में पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हिंसक झड़प, कई हिरासत में लिए गए। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में टोरंटो, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया में भी प्रदर्शन। चीन ने कोरोना के सख्त नियमों में थोड़ी राहत देने का किया ऐलान। गुरुवार से भारत को मिलेगी G20 की अध्यक्षता। बाली में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी थी अध्यक्षता। दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में कल विदेश मंत्री के साथ 75 जगहों से जुड़ेंगे युवा। लाल किला सहित 100 ऐतिहासिक जगहों पर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक विशेष लाइटिंग। अफगानिस्तान में नमाज पढ़ते समय मदरसे में जबरदस्त धमाका, 10 बच्चों सहित 16 की मौत। वहीं पाकिस्तान में पुलिस को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत, 28 घायल। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूरोप की खबरों को। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस बात को माना गया कि यूक्रेन में सबक लेते हुए अपने सहयोगी देशों के साथ खड़े रहना आवश्यक है। और ऐसे में इस बात पर फोकस किया गया कि यूक्रेन में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए जरूरी है कि इन देशों का समर्थन करना बेहतर है। किन बिंदुओं पर हुई चर्चा और क्या है इनकी रूपरेखा, देखिए इस रिपोर्ट में। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में नाटो के विदेश मंत्रियों की आयोजित 2 दिवसीय बैठक में संगठन के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने माल्डोवा, जॉर्जिया, बोस्निया की मदद की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से सबक लेते हुए अपने इन सहयोगी देशों के साथ खड़ा रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वे रूसी प्रभाव से अलग तरह से प्रभावित हैं। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए जरूरी है कि इन देशों का समर्थन किया जाए। जितना अधिक समर्थन हम इन देशों को प्रदान करने में सक्षम हैं, उतना करेंगे। यूक्रेन के हालात को देखते हुए अब ये आवश्यक हो गया है। इस बीच तुर्की ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो सदस्यता की दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी आतंकवाद से निपटने के लिए अंकारा के अनुरोधों को पूरा करने के लिए और अधिक करने की जरूरत है। वहीं रूस ने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से आर्कटिक क्षेत्र के सैन्यीकरण में तेजी आ सकती है। ये नोट करना संभव नहीं है कि इन देशों के गठबंधन में शामिल होने के बाद आर्कटिक परिषद के सभी सदस्य नाटो सदस्य होंगे, रूस को छोड़कर। इससे आर्कटिक क्षेत्र के सैन्यीकरण में तेजी आ सकती है। इसका मतलब तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि और क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम पैदा करना है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने बुधवार को कहा कि नाटो के राजनयिकों ने यूक्रेन को सशस्त्र करने के लिए नई प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जाएगी। हालांकि विदेश मंत्री ने बताया कि नाटो ये कहने से इनकार कर दिया है कि नई प्रतिबद्धताओं में पैट्रियाटिक मिसाइल बैटरी के वादे शामिल हैं
या नहीं। हमें बख्तरबंद वाहनों की जरूरत है। ये सर्दियों में उपयोग करने के लिए बेहतर हैं। हमें नाटो के जैसे टैंकों की आवश्यकता है और इस निर्णय को जल्द से जल्द अनलॉक किया जाना चाहिए। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाकर अपने मकसद में सफल होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन को लगता है कि अगर वह लागत को पर्याप्त रूप से बढ़ा दें तो दुनिया यूक्रेन को छोड़ देगी। उनकी रणनीति काम नहीं आई है और न ही आएगी। नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूसी बमबारी से सर्दियों में यूक्रेन को हथियार और उपकरण से लैस करना व यूक्रेन के बिजली ग्रिड के पुनर्निर्माण पर चर्चा की गई। बता दें कि यूक्रेन में रूसी हमले से कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें बिजली संयंत्र व ऊर्जा अवसंरचना को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन के लिए गठबंधन के व्यापक सहायता पैकेज के लिए अतिरिक्त वचन दिए हैं, जो ईंधन और जनरेटर सहित तत्काल गैर घातक सहायता को वित्त पोषित करेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रूसी मिसाइलों द्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को ठीक करने में मदद करेगा। और वहीं यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमलों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक विशेष अदालत स्थापित किए जाने और युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण के लिए रूस की फ्रीज की गई संपत्ति का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल रूसी सेना पर आरोप है कि उसने कीव के उपनगर बुका में लोगों की हत्या की और मारियोपोल के एक थिएटर में 16 मार्च को की गई बमबारी समेत आम लोगों पर हमले किए। इस बमबारी में 600 लोगों की मौत हो जाने की आशंका है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक विशेष अदालत स्थापित किए जाने और युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण के लिए रूस की फ्रीज की गई संपत्ति का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने कहा, EU न्यायाधिकरण के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। रूसी सेना पर आरोप है कि उसने कीव के उपनगर बुका में लोगों की हत्या की और मारियोपोल के एक थिएटर में 16 मार्च को की गई बमबारी समेत आम लोगों पर हमले किए। इस बमबारी में 600 लोगों की मौत हो जाने की आशंका है। यूरोप और हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यूक्रेन में युद्ध के दौरान किए गए सैन्य अपराधों की जांच कर रही है। हम इस विशेष न्यायालय के लिए यथासंभव व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इसके कारण हुई तबाही के लिए रूस को भी आर्थिक रूप से भुगतान करना होगा। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस 2023 में अपने परमाणु बलों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अपने मिसाइल बलों की लड़ाकू क्षमताओं में सुधार करने के लिए भी काम करेगा और नई मिसाइल प्रणालियों को समायोजित करने के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। रूस के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। उसके पास करीब 6000 वॉरहेड हैं। जब हम 2023 के लिए प्रमुख निर्माण सुविधाओं की सूची तैयार करेंगे तो सामरिक परमाणु बलों के हितों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूक्रेन द्वारा रूस के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को छोड़कर जाने की आशंका व्यक्त किए जाने के बाद रूस ने संयंत्र का वीडियो जारी किया है। संयंत्र के भीतर की तस्वीर में नियंत्रण कक्ष, टरबाइन हॉल भी शामिल है। तस्वीर के जरिए रूस ने दुनिया को बताने की कोशिश की है कि इसके नियंत्रण के साथ संचालन का जिम्मा भी रूस संभाल रहा है। संयंत्र के कर्मचारी को नया श्रम अनुबंध, रूसी पासपोर्ट और बैंक कार्ड मुहैया कराया जा रहा है, जिससे उन्हें वेतन मिलने में आसानी हो। यहाँ सब कुछ नियंत्रण में है। हम संयंत्र की रक्षा और तकनीकी सुरक्षा में पूरी तरह सक्षम हैं। यूक्रेन ने पूर्वी मोर्चे पर सहयोगी देशों से मिले हथियार तैनात कर दिए हैं। मंगलवार को डोनबास में रूसी ठिकानों पर एक इतालवी मोर्टार से अमेरिकी निर्मित गोले दागे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास और खार्किव के अग्रिम मोर्चे पर स्थिति कठिन बनी हुई है। रूसी सेना इन इलाकों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि कई क्षेत्रों में कीचड़ से लड़ना यूक्रेनी सेना के लिए जोखिम भरा हो गया है। गीली और सरकती हुई दलदली मिट्टी जंग के लिए रूसी सैनिकों पर छिपकर हमला करने के लिए बनाए गए खंदक अब कीचड़ से भर गए हैं। इसमें लगातार रूसी सैनिकों, जहाजों, टैंकों और ड्रोन्स पर नजर रखना यूक्रेनी सैनिकों के लिए मुसीबत भरा काम हो रहा है। डोनबास में यूक्रेनी सैनिक कीचड़ और ठंडे पानी से भरे खंदकों में रहने को मजबूर हैं।
और उधर ब्रिटेन में इन दिनों तेजी से ईसाइयों की जनसंख्या घट रही है। इसके साथ ही वहां मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या से जुड़े ताजा आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की आबादी पहली बार कुल जनसंख्या से आधी से भी कम हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किए गए 10 साल की जनसंख्या के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ब्रिटेन में ईसाइयों के बाद कोई धर्म नहीं, यानी नो रिलीजन वाली आबादी दूसरे स्थान पर है। क्या है इससे जुड़ी हर बड़ी अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन और वेल्स में ईसाइयों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को जारी जनगणना आंकड़ों में ये बात सामने आई है। ये ब्रिटेन में धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ते ऐतिहासिक झुकाव को भी दिखाता है। ये जनगणना 2021 में की गई थी, जो 10 साल में एक बार होती है। ये आंकड़े मुस्लिम आबादी में एक अहम इजाफे को भी दिखाते हैं। ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि ईसाई के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लोग बिना किसी धर्म के हैं। ब्रिटेन और वेल्स के करीब 27.5 मिलियन लोग या 46.2% आबादी ने खुद को ईसाई बताया है। यह आंकड़ा 2021 से 13.1% कम है। धर्मनिरपेक्ष लोगों की संख्या 12 अंक बढ़कर 37.2% या 22.2 मिलियन पहुंच गई है। वहीं मुसलमानों की आबादी 6.5% है, जो पहले 4.9% थी। इसके बाद हिंदू 10 लाख, सिख 5,24,000, बौद्ध 2,73,000, यहूदी 2,71,000 हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 के मुकाबले उन लोगों की आबादी में भी गिरावट दर्ज की गई है जो श्वेत समाज से आते हैं। साल 2011 की तुलना में 2021 में खुद को श्वेत बताने वालों की संख्या में 5 लाख कमी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 2011 में 86% था, जबकि 2021 में गिरकर 81.7% हो गया है। वहीं इन श्वेतों में खुद को ब्रिटिश बताने वालों की संख्या में भी 6% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दूसरे देशों से वहां आकर बसे श्वेत लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं श्वेत लोगों के बाद अधिकतर लोगों ने अपना मूल एशियाई, एशियाई ब्रिटिश या एशियाई वेल्श बताया। मेरे ज्यादातर अच्छे दोस्त मुस्लिम, सिख, भारतीय हैं और हम यहाँ उस तरह की परंपरा को कायम रखते हैं। लिस्टर पूरे यूरोप में सबसे सामंजस्यपूर्ण शहर है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपना कोई धर्म नहीं बताया है। पिछली जनगणना के आंकड़ों की तुलना में इस बार ऐसे लोगों को 20% बम्पर बढ़ोतरी हुई है। इस मामले पर यार्क के आर्कबिशप का कहना है कि ये कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है कि समय के साथ ईसाइयों की आबादी घट रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोप में कॉस्ट ऑफ लिविंग के संकट और युद्ध का सामना कर रहे लोगों को अभी भी आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है। वहीं नास्तिकों के अधिकारों की बात करने वाले एक संस्था का कहना है कि धर्म से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। इन मुद्दों में सरकार का चर्च ऑफ इंग्लैंड और धार्मिक स्कूलों को सहयोग शामिल है। समूह का मानना है कि जनगणना रिपोर्ट समाज में धर्म की भूमिका पर पुनर्विचार के लिए लोगों को नींद से जगाने वाली है। हालांकि आम लोगों का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस मत को मानता है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। यह आपको न केवल उस संस्कृति में शामिल होने की अनुमति देता है, बल्कि यह भी अनुभव कराता है और समझाता है कि वे कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। मैं एक ऐसे शहर में होने का सौभाग्य महसूस करती हूँ जो इतनी विविधता रखता है। बता दें कि इस जनगणना रिपोर्ट में सिर्फ ब्रिटेन और वेल्स के लोगों को ही शामिल किया गया है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के आंकड़े अलग से जारी किए गए हैं। जनगणना के आंकड़ों पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिटेन विविधता से भरपूर देश है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अब बात एशिया की। कोरोना को लेकर चीन में लोगों का प्रदर्शन समय बीतने के साथ और उग्र होता जा रहा है। दरअसल चीन में शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति का लोग विरोध कर रहे हैं।
चीनी सरकार द्वारा इस कोरोना के खिलाफ नियमों को ढील देने के पीछे जनता की शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ विद्रोह को एक बड़ी वजह इसमें बताई जा रही है। और इस मसले से चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड नीति से तंग आकर लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ चीन में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जीरो कोविड नीति के खिलाफ जमकर विरोध जारी है। प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद ऐसा दिख रहा था कि कोरोना की सख्त नीतियों के खिलाफ विरोध थोड़ा नरम पड़ गया है, लेकिन मंगलवार की रात दक्षिणी चीन के शहर ग्वांगझो में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक बार फिर आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में प्रदर्शनकारियों को कोरोना जांच शिविर को उखाड़ कर फेंकते और दूर खड़ी पुलिस पर वस्तुओं को फेंकते हुए देखा जा सकता है। एक अन्य वीडियो में लोगों को हथकड़ी लगाकर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। चीन के शीर्ष सुरक्षा निकाय ने मंगलवार देर रात को चेतावनी दी थी कि अधिकारी कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर नकारात्मक कार्रवाई करेंगे। चीनी सुरक्षा बलों ने इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्ती से काम लिया। चीन के ज्यादातर इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। जबरन लॉकडाउन लगाने से चीनी नागरिकों में भारी गुस्सा है। वो सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बुधवार को बीजिंग के निवासियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के कड़े नियमों के खिलाफ हो रहे विरोध का समर्थन किया। कड़े उपायों को लागू करना पर्याप्त होगा। वे बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि विरोध करना उचित है। चीन में बुधवार को 37,612 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। चीन के कई प्रांतों में हालात अब भी लॉकडाउन जैसे बन गए हैं। चीन ने हाल ही में स्थानीय लॉकडाउन, सामूहिक टेस्टिंग, यात्रा प्रतिबंध और अन्य कई प्रतिबंध लागू किए हैं। लॉकडाउन और प्रतिबंधों ने लोगों को हताशा में छोड़ दिया है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे टीका लगाने की हिम्मत नहीं है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मैं टीका लगवा सकता हूँ तो मैं लगवाऊंगा। चीन के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में प्रदर्शन हुए। इन देशों में चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर प्रदर्शनकारियों ने चीन की कोरोना नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आज के दौर में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। चीन में कोरोना विस्फोट ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे 2020 में दुनिया में हुआ था। WHO का दावा है कि चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कोरोना के अब तक के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। हालांकि जीरो कोविड पॉलिसी से परेशान जनता को बुधवार को एक राहत भरी खबर मिली। चीन में बुजुर्गों के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाने और कई बड़े प्रतिबंधों पर रोक लगाने के संकेत दिए गए हैं। ढील देने के पीछे जनता का शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ विद्रोह को एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और शास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि टीकाकरण अभियान में कई महीने लगेंगे। और वहीं चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार वे ल्यूकेमिया बीमारी से पीड़ित थे। इसके कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जियांग जेमिन को 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद चीन के नेतृत्व के लिए चुना गया था। उन्होंने करीब एक दशक तक चीन पर शासन किया और भारत की अध्यक्षता में G20 के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर भारत विभिन्न क्षेत्रों में हुई अपनी प्रगति को प्रदर्शित करेगा। साथ ही पर्यटन, संस्कृति और त्योहारों को भी G20 आयोजनों से जोड़ा जाएगा। G20 के भव्य आयोजन के जरिए ब्रांड इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। इसमें भारत का नजरिया सतत, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। कैसी है तैयारियां, क्या होगा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और विश्व के जीडीपी में 85% की हिस्सेदारी रखने वाला समूह G20 और गुरुवार से समूह की औपचारिक अध्यक्षता भारत के पास।
इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षता सौंपी थी। फिलहाल दुनिया के सामने खाद्य संकट, आपूर्ति चेन को बहाल करना और ऊर्जा संकट से बाहर निकलने की चुनौती है। भारत का नजरिया सतत, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। भारत जब साल 2023 में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तब उसके सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का हल ढूंढने, विकासशील देशों के हितों को सुरक्षित रखने के अलावा महिला सशक्तिकरण, तकनीक आधारित विकास का दायरा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने और आपदा के जोखिम को कम रखने सहित आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने और बहुदेशीय मंचों में सुधार पर जोर रहेगा। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो चुके हैं और अमृतकाल में भारत को मिलने वाली अध्यक्षता के मौके पर दिल्ली स्थित स्वराज भवन में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री के साथ देश के अलग अलग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों यानी कुल 75 जगहों से युवा जुड़ेंगे। इसके अलावा देश में लाल किला सहित 100 ऐतिहासिक स्थलों का चयन किया गया है, जिन्हें 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक विशेष लाइटिंग से सजाया जा रहा है। भारत कुल 200 बैठकों का आयोजन G20 की अध्यक्षता के दौरान करेगा। वहीं अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदस्य देशों के राजदूतों के साथ भारत ने मुलाकात बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। इसके अलावा भारत शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को विशेष रूप से आमंत्रित करेगा। भारत का जोर 21वीं सदी में देश की सर्वस्पर्शी प्रगति, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने और विश्व के लिए भारत के विजन को रखने पर रहेगा। यह भी एक संयोग है कि जब G20 में पहली बार ट्रॉइका देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाले हैं। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील की ट्रॉइका भी काफी प्रभावशाली रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात विश्व संस्कृति की। दुनिया का ये सबसे अजीबोगरीब कैमल स्पोर्ट्स फेस्टिवल हर साल कतर में आयोजित किया जाता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। ये कैमल फेस्टिवल सऊदी अरब में हर साल आयोजित होता है। 40 से ज्यादा दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। इसमें दुनिया भर की नस्ल के ऊंटों में प्रतियोगिता करवाई जाती है। और तो और ऊंटों के ब्यूटी फेस्टिवल में खाड़ी के विभिन्न देश हिस्सा ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। REC unleashes